हेलो बच्चों, आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और यह है आपका टाइप 6। पहले 5 टाइप पर हम बात कर चुके हैं, यह आपका टाइप 6 है और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। और इसमें हम बात करेंगे हेमीस्फीयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर। जैसे मान लीजिए कोई भी हेमीस्फीयर है, अर्धगोला जिसको कहते हैं, उसके टॉप पर किसी भी बॉडी को रखा गया है। हेमीस्फीयर, हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब भी आधा होता है, सेमी का मतलब भी आधा होता है, डेमी का मतलब भी आधा होता है। ठीक है, तो ये हेमीस्फीयर और सेमी स्फीयर बात एक ही है। तो इसके टॉप पर जो है किसी बॉडी को रखा गया है ना, और वहां से रिलीज कर दिया जाए। तो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए हेमीस्फीयर है ना, जैसे गोल घर है मान लो, है ना, वहां से किसी बॉडी को रिलीज कर दिया जाए। मान लो वहां से कोई आदमी स्लाइड कर जाए, गोलघर देखा है? तो मान लो वहां से कोई आदमी स्लाइड कर जाए, ये हेमीस्फीयर है, यहाँ से कोई भी बॉडी को रिलीज कर दिया जाए। तो अगर यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है बॉडी को, तो ये बताओ कि क्या ये बॉडी जो है ये स्फीयर को पकड़े पकड़े यहाँ तक आएगा? क्या ऐसा होगा? ये स्फीयर से सटे सटे यहाँ तक क्या है? तो क्या होगा, ये स्थिति क्या बनेगी? कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये स्फीयर को छोड़ देगा। कोई एक पॉइंट ऐसा बनेगा, यहां से चला, यहां तो हो सकता है कि सटा हुआ आए, तो कोई एक पॉइंट ऐसा बनेगा जहां पर कि स्फीयर को ये छोड़ देगा। तो मान लो यह पॉइंट कौन सा है? ये P है, जहां पर कि ये स्फीयर को क्या करेगा? छोड़ देगा, स्फीयर के सरफेस को छोड़ देगा, है ना, यहाँ के बाद ये छोड़ देगा। ऐसा होगा कि नहीं? ये स्फीयर को टच करते हुए ये यहाँ तक आएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये ऐसा कोई भी पॉइंट P है जहां पर कि स्फीयर को ये छोड़ देगा। ठीक है, वही आपका क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, एट विच पॉइंट बॉडी विल लीव द हेमीस्फीयर। किस पॉइंट पर बॉडी जो है हेमीस्फीयर को छोड़ेगा? किस पॉइंट पर बॉडी जो है हेमीस्फीयर को छोड़ेगा, उस पॉइंट के बारे में आपको बताना है। और इसमें क्वेश्चन जैसे उस पॉइंट के बारे में जो बताना है, तो क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि किस एंगल पर छोड़ेगा, किस एंगल पर छोड़ेगा। और ये एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से भी पूछा जा सकता है और वर्टिकल से भी पूछा जा सकता है। तो जिधर से पूछा जाएगा वो एंगल हम उधर से ही कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, या अगर इधर से 60 डिग्री होगा तो इधर से कितना डिग्री होगा? ये 30 डिग्री होगा, है ना। या इधर से मान लीजिए 40 डिग्री होगा तो इधर से कितना होगा? 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिला करके तब 90 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो ये हॉरिजॉन्टल से ही मान लेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल हम माना है कितना? थीटा, कि थीटा एंगल पर क्या करेगा? ये छोड़ देगा। ये हॉरिजॉन्टल से मान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, रेडियस जो हेमीस्फीयर का R है, रेडियस हेमीस्फीयर का R है, और इस बॉडी का जो वेट है mg, वो नीचे की तरफ लगेगा। अब ये एंगल हमने थीटा माना है, ये एंगल कितना माना है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? यह भी थीटा होगा। क्यों भाई? ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा ना। ये 90 माइनस थीटा में तो कोई कष्ट नहीं, तो ये जब 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। इसलिए कि ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या होगा? देखो, परपेंडिकुलर होगा। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। इसलिए कि 90 में फिर किसको घटा दीजिए आप? 90 माइनस थीटा को घटा दीजिए, तो ये थीटा हो गया। ये बात समझ गया? वैसे इसको आप डायरेक्ट यूज करिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए हमने आपको बताया। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। अब mg का 2 कंपोनेंट यहां पर हम लेना चाह रहे हैं, तो बताओ ये mg का कंपोनेंट mg यहां पर है, उसके बाद इसका कंपोनेंट इधर कितना हो गया? mg cos थीटा। थीटा की तरफ कंपोनेंट कितना हो गया? mg cos थीटा। और इधर कितना हो गया? mg sin थीटा। इधर कितना हो गया? mg sin थीटा। थीटा की तरफ cos होता है, थीटा की तरफ cos होता है, और इधर जो आया mg sin थीटा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? तो सेंटर से बाहर
तो यह जो बॉडी है मूव कर रहा है, ये इस पर ऐसे मूव कर रहा है, तो सेंटर से बाहर, यहां पर इसका सेंटर है, इसका जो सर्कुलर पाथ है इसका सेंटर कहां पर है, यहां पर है, तो सेंटर से बाहर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, मतलब mv²/r। सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज mv²/r, और mg sin थीटा इधर। तो यहां पर देखिए आखिर ये बॉडी जो है इस सरफेस को छोड़ेगा क्यों छोड़ेगा, कब छोड़ेगा? तो इसके छोड़ने के पीछे अंदर की बात यह है कि जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg sin थीटा से बड़ा हो जाएगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r mg sin थीटा से बड़ा होगा तब छोड़ देगा, सीधी सी बात है ना। और जब तक mg sin थीटा दमदार रहेगा तब तक ये सरफेस को पकड़े रहेगा, और जब mg sin थीटा कमजोर हो गया, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो फिर सरफेस को छोड़ देगा। आई बात समझ में? तो इसलिए जैसे ही ये नीचे गिरना शुरू होता है, धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ते जाता है। जैसे 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 वेलोसिटी बढ़ता जाएगा mv²/r का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जैसे इससे ये ज्यादा हो गया तो सरफेस को छोड़ देगा। तो फिजिक्स इसके पीछे तो यही है। आई बात समझ में? लेकिन जिस सरफेस पर छोड़ेगा, उस सरफेस पर जो है जिस पॉइंट पर छोड़ेगा, इस पॉइंट पर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी v जो है इसको vp कर देते हैं, पॉइंट p का वेलोसिटी है, ये पॉइंट a है। तब इसमें तरीका होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे पहले, सर्कुलर मोशन तो है ही, और प्लस एनर्जी कंजर्वेशन कंबाइंड कॉन्सेप्ट। यहाँ a और p पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो ये बताइए कि a और p पर जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो a पर कौन कौन सी एनर्जी होगी, A पर कौन कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल होगी, काइनेटिक तो नहीं होगी, इसलिए कि बॉडी को यहाँ से क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। तो रिलीज जब होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा जनाब, 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा, ये बात तो ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा कितना, mg और r होगा। और यहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगी इस हाइट की, तो ये हाइट भी यहाँ पर चाहिए। तो ये बताओ, ये r है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, r, इसकी हमें जरूरत है ना, r sin थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा ये r sin थीटा। बोलो कोई कष्ट है इसमें? ये r है, देखो ये थीटा इधर की तरफ, ये r cos थीटा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत इसकी है, ये आपका हो गया साहब r sin थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो ये और ये बराबर ही होगा, इसलिए r sin थीटा इसको भी लिख दिया, इसे एक तरफ लिख के बात लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट A एंड P, A और P पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। बोलो साहब, A पर कौन कौन सा एनर्जी होगा, A पर पोटेंशियल, P पर क्या होगा, दोनों होगा, पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा। बिल्कुल सही है, P पर जो है दोनों होगा, काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा कि नहीं? क्योंकि P पर तो वेलोसिटी भी आ गया, और ग्राउंड लेवल हम इसको मान रहे हैं, समझिए। ठीक है, ये जो है फिगर का जो सबसे निचला पॉइंट है, इसी को हम लोग जो है ग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? ठीक बात है। तो A पर पोटेंशियल कितना होगा, बोलते चलिए आप लोग, mgr। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m vp स्क्वायर। पोटेंशियल कितना, mg r sin थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, v को हम लोग यहाँ vp मान रहे हैं, और पोटेंशियल कितना, mg r sin थीटा। बोलो इसमें कोई कष्ट है? तो अब इसमें देखिए मास को कटा देते हैं। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ देखिए, ऐसा करते हैं 2 से भी गुना कर देते हैं सभी में, तो 2gr हो गया, ये 2 खत्म हो गया,
VP स्क्वायर हो गया 2GR साइन थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर VP स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? 2GR माइनस 2GR साइन थीटा। तो VP स्क्वायर इक्वल टू 2GR कॉमन कर दे 1 माइनस साइन थीटा। ये VP स्क्वायर हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। VP स्क्वायर इक्वल टू कितना? काम हमें स्क्वायर का ही होगा, इसलिए रूट देने की जरूरत नहीं है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग क्या क्या निकाल लिए? यहाँ पर वेलोसिटी मिल गया। और अब क्या करेंगे? ये फोर्स और ये फोर्स दोनों को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। इसलिए कि इस पॉइंट पर ये दोनों फोर्स आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए कि इसके बाद तो छोड़ ही देगा, तो इसका मतलब है कि इसके बाद ये दमदार हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा mg sin थीटा से, और इसके पहले mg sin थीटा ही दमदार होगा, मतलब बड़ा होगा इससे। आखिर इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर दोनों बराबर होगा, है ना? इस पॉइंट पर दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस दोनों को बराबर कर देंगे, है ना? एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? दोनों बैलेंस करेगा, दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, है ना? एट द पॉइंट P, मतलब इन द बैलेंसिंग कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन क्या करेंगे? दोनों को बराबर करेंगे। तो फिजिक्स इसमें यही होगा। तो पहले इसको लिखिए, फिर बराबर करके इसको हम लोग निकाल लेंगे। यहां तक पहले लिख लीजिए। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है? इस पॉइंट पर क्या होगा? दोनों तरफ का फोर्स क्या करेगा? बैलेंस कर लेगा एक दूसरे को। तो फिर इन द बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो जाएगा? mVP स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने के बराबर होगा? mg sin थीटा। mVP स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू mg sin थीटा। mg sin थीटा बिल्कुल सही है। तो अब ये बताओ, mm कट गया ना? यस सर। तो VP स्क्वायर इक्वल टू कितना? VP स्क्वायर इक्वल टू RG sin थीटा बिल्कुल सही है। अब VP का वैल्यू क्या करें? पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू हम लोग VP का निकाले हुए, कितना निकाले हुए हैं? 2GR 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू RG साइन थीटा बिल्कुल सही है। तो उसके बाद RG कट गया ना? यस सर। तो 2 1 माइनस साइन थीटा, 2 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो इधर कितना, इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? 3 साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू 2/3, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। तो पहला आंसर तो आपको ये मिल गया, जो कि कितने एंगल पर छोड़ेगा। हमने क्या कहा इसमें? सबसे पहले तो मेजर क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किस एंगल पर छोड़ेगा, और ये एंगल किसके साथ है? वर्टिकल के साथ कि हॉरिजॉन्टल के साथ? ये जो थीटा ये किसके साथ है? किसके साथ है? वर्टिकल के साथ है कि हॉरिजॉन्टल के साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ। यह जो एंगल है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है। फिगर में यह स्पष्ट है कि ये किसके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ है। और ये कितना आया? साइन इनवर्स 2/3, और साइन थीटा इक्वल टू कितना आया? 2/3। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? अब जैसे अगर इसमें पूछे कि ये बताओ कि नीचे से कितना डिस्टेंस पर छोड़ेगा, नीचे से डिस्टेंस आपको बताना है। नीचे से कितने डिस्टेंस पर छोड़ेगा, तो इसके लिए क्या आंसर होगा? नीचे से कितना डिस्टेंस है पॉइंट P का? ये डिस्टेंस कितना है? r sin थीटा। तो नीचे से अगर हम बात करें कि कितने डिस्टेंस पर छोड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? है ना? डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड
कहां से? ग्राउंड से, है ना? या हाइट फ्रॉम ग्राउंड या हाइट फ्रॉम सेंटर, एक ही बात है। डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड कहें या हाइट फ्रॉम सेंटर कहें, एक ही बात है। और ये कितना है? r sin थीटा। तो r तो अपने जगह पर है, sin थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, कितना? 2/3। तो कितना हो जाएगा? 2r/3। आई बात समझ में? तो ये कितना निकल गया? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2r/3। ये इसका आंसर हो गया कि ये कहां से है? ग्राउंड से। इसका ये हाइट होगा, इतने हाइट पर छोड़ेगा, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये भी आप कह सकते हैं, ये जो हमने निकाला हाइट फ्रॉम ग्राउंड। हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना? 2r/3। अगर ये पूछा जाए कि टॉप से कितना नीचे छोड़ेगा, टॉप से इसका डिस्टेंस बताइए, टॉप से डिस्टेंस बताइए, तो क्या करना होगा? r में 2r/3 को माइनस कर देना होगा, बाकी तो फिगर की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अब जो है हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ हेमीस्फीयर, टॉप ऑफ हेमीस्फीयर, तो क्या करना होगा? r में 2r/3 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? देखो तो 3r - 2r r/3। तो टॉप से जो डिस्टेंस हुआ r/3। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? नो सर। अब जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे सकते हैं। चाहे हॉरिजॉन्टल से पूछेंगे तो उसका जवाब दे सकते हैं, वर्टिकल से पूछे तो उसका जवाब दे सकते हैं, नीचे से हाइट पूछे तो उसका जवाब दे सकते हैं, ऊपर से हाइट पूछे तो इसका जवाब दे सकते हैं। आई बात समझ में? यस। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे आराम से आप बता सकते हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। और जहाँ तक बनाने की बात है, जैसे हमने एंगल किधर से इसका कंसीडर किया? हॉरिजॉन्टल के साथ कंसीडर किया, यहाँ पर ये एंगल थीटा लिया। हम लोग अगर वर्टिकल के साथ दे तो आप वर्टिकल से ही मान लीजिएगा, इसी के अनुसार हम लोग कंपोनेंट तोड़ लेंगे। जैसे अगर मान लो हम वर्टिकल से ही माने, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसी के अनुसार हम लोग कंपोनेंट तोड़ लेंगे बॉडी का, है कि नहीं? जैसे ये थीटा है तो ये थीटा हो गया ना, फिर और फिर इसी के अनुसार कंपोनेंट टूटेगा, तो mg इधर हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो इसका कंपोनेंट अब इधर कितना होगा? देखो mg cos थीटा हो गया, ठीक है? और इधर कितना हो गया? mg sin थीटा, और इधर mv स्क्वायर अपॉन r। अगर वर्टिकल के साथ लेंगे तो यहाँ पर mg cos थीटा और ये mv स्क्वायर अपॉन r दोनों बैलेंस होगा। आई बात समझ में? यस सर। वर्टिकल का लेना हो तो इस तरह से भी करके आप लोग बना सकते हो, या प्रैक्टिस के लिए अपने से इसको बना सकते हो। आई बात समझ में? इस तरफ से भी एंगल ले सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल लेकर के हमने भी किया है, और वर्टिकल लेकर के भी हो ही गया, बराबर कर लीजिए फिर आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये आपका था टाइप 6। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप 7। इसके बाद टाइप 7 डिस्कस करेंगे, जो कि आपका फ्रिक्शन से अब रिलेटेड होगा। पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है वह है टाइप 7 बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन, और जिसमें फ्रिक्शन का एप्लीकेशन हो। तो जब फ्रिक्शन का एप्लीकेशन होता है सर्कुलर मोशन में तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनता है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए रिमिक्स जरूरी है, मिक्सिंग जरूरी है। गाना भी रिमिक्स सुनते हो तो क्वेश्चन भी रिमिक्स की बनाइए, तभी मजा आएगा, है ना? तो यहाँ पर फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर मोशन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट होगा। और इसमें करते क्या है, जैसे कोई भी मान लो कि ये रोटेटिंग टेबल है, क्या है ये? रोटेटिंग टेबल है, टेबल नहीं रोटेटिंग टेबल। टेबल तो जो ऐसा ये है, और टेबल जो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जैसे मान लो कोई भी टेबल है और वो रोटेट कर रहा है, और मान लो तुम किसी भी बॉडी को उस पर रख दो रोटेटिंग टेबल पर, या खुद खड़े हो जाओ रोटेटिंग टेबल पर और टेबल रोटेशन में हो, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा ऐसे? बताओ। हाँ देखो, तो उसमें अगर स्पीड कम हो
तब तो चांस है कि खड़े रह भी सकते हो, लेकिन अगर स्पीड बढ़ता जाए तब तो मिजाज ठंडा हो जाएगा, तब फेंका जाओगे। तो बस वही हम लोग को यहाँ पर पता करना है कि कितने स्पीड तक आप उस पर खड़े रह सकते हो, फेंकाना नहीं चाहिए। स्पीड रोटेटिंग टेबल का कितना हो ताकि आप उस पर जो खड़े रह सकते हो, आप फेंकाओ नहीं, या कोई भी बॉडी कोई रख दे तो बॉडी फेंकाए नहीं, बल्कि उस पर खड़ा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो उसी वेलोसिटी को निकालना है। इसमें क्वेश्चन आपका वेलोसिटी का बनता है। पहला क्वेश्चन वेलोसिटी का बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा टेबल का, ताकि आप अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकें, मतलब गिरे नहीं, फेंकाए नहीं। तीसरा क्वेश्चन होता है क्या टाइम पीरियड होगा रोटेटिंग टेबल का, ताकि आप बैलेंस मेंटेन कर सकें। चौथा क्वेश्चन होता है क्या फ्रीक्वेंसी होगा रोटेटिंग टेबल का, ताकि आप बैलेंस के साथ खड़े रह सकें। फिर इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही बता दीजिए, ताकि आप बैलेंस मेंटेन कर सकें। तो इसमें इस तरह से कई सारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट आपका एक ही है। एक बार ठीक से देख लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो यह रोटेटिंग टेबल है और इस पर यहाँ कोई भी बॉडी रख दे, या कोई आदमी मान लो खड़ा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो है कोई भी आदमी खड़ा है। ठीक है, किसको खड़ा करना है? मान लो अभिषेक को खड़ा कर दिए, है ना, मान लो इसको खड़ा कर दिया, यहाँ पर आदमी खड़ा है। तब सवाल है कि इस पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, बताओ। पहले तो mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तब इससे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, इधर। या जो मान लो यहाँ पर जो अभिषेक खड़ा है, तो इसका पाथ तो यही होगा ना रोटेशन का, तो इसका सेंटर कहाँ है? सेंटर कहाँ है? यहाँ अभिषेक का सेंटर मत खोजना, यहाँ पर सर्कुलर पाथ का सेंटर खोजना है। बात समझा कि नहीं? यहाँ सर्कुलर पाथ का सेंटर खोजना। ठीक है, यहाँ पर ये है, ऐसे घूम रहा है मान लो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? mv²/r इधर लगेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक बात है। अब ये बताओ कि इसके वजह से इसका फेंकाने का चांस तो उधर बनेगा आगे। यस सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? सेंटर। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा सेंटर की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन का विरोध करता है, जिधर फेंकाएगा उसका विरोध करेगा। टेबल पर जो खड़ा है तो फेंकाएगा इधर, तो ये विरोध करेगा, फेंकाने नहीं देगा। बचाने वाला फोर्स यहाँ पर एक ही है, फ्रिक्शन आपको बचा सकता है ना। फ्रिक्शन जितना ज्यादा हो आप सेफ रहेंगे, फ्रिक्शन जहां कम हुआ तो फिर फेंका जाओगे। आई बात समझ में? yes, तो फिजिक्स इसमें मात्र एक ही लाइन है। कौन सा लाइन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स को। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। इन द बैलेंसिंग कंडीशन, इन द बैलेंसिंग कहिए या इक्विलिब्रियम कंडीशन, बात एक ही है। इन द बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? mv²/r किसके बराबर होगा? fr के बराबर होगा। तो mv²/r और fr को क्या दोगे? म्यू इंटू r, और r किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो फिजिक्स से मात्र यही एक लाइन है, लेकिन क्वेश्चन आपके पास इसमें कई पूछ सकता है, जैसा कि बताया आपको। ठीक है, कई क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन फिजिक्स यहाँ पर एक ही लाइन है। इसके बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट लिमिट है, प्रॉब्लम तो अनलिमिट है। इसी में हम जो है 50 क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, लेकिन फिजिक्स इसमें एक ही लाइन है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। mv²/r, म्यू r के स्थान पर mg, mm खत्म हो गया, v² इक्वल टू म्यू rg, है ना। तो अगर यहाँ v की बात करें तो यहाँ रूट मार देंगे तो v निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा जी? v इक्वल टू रूट म्यू rg, यहाँ से जो वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन हमको अभी आगे बढ़ना है, ये तो आसान क्वेश्चन होगा।
फिर यहाँ पर देखो इसमें v को हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या दे सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर जी हो जाएगा। v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, v इक्वल टू ओमेगा आर, बहुत ही चिरपरिचित पुराना फॉर्मूला, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये खत्म, ये खत्म, एक आर तो बचेगा ना। अब आइए इसको ऊपर लिख देते हैं। यहां देखिए, तो ओमेगा स्क्वायर आर, ध्यान से देखिए, ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू कितना, म्यू जी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, म्यू जी अपॉन आर। तो ओमेगा इक्वल टू कितना, अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर। ये किसका आंसर हुआ, एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकला ये, क्या निकला ये, रिटर्न आ गया, क्या निकला ये। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा भी तो बोलो। और इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो इसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं। तो ये एंगुलर वेलोसिटी निकला। फिर इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या टाइम पीरियड होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहां देखो, अब इसमें फॉर टाइम पीरियड, तो ये बताओ ओमेगा को क्या लिखते हैं, लो ओमेगा को एक बार फिर लिख दिया, म्यू जी अपॉन आर। तो ओमेगा कितने के बराबर होता है, 2 पाई बाई टी, है ना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों हमें निकालना ही है। तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी ही निकालना है तो डायरेक्ट इसको 2 पाई एन कर देना, 2 पाई एन कर दो, कितना हो जाएगा, रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर। 2 पाई बाई टी करोगे तो टाइम पीरियड निकलेगा, और डायरेक्ट 2 पाई एन कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा इससे। एन कितने के बराबर हो गया, 1/2 पाई रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर। यही ना, देखो 2 पाई एन कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा इससे, 1/2 पाई रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर। ये क्या निकला, क्या निकला ये फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड t इक्वल टू 1/n, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 1/n, इसको पूरा पलट देना है, तो 2 पाई रूट अंडर r अपॉन म्यू जी। तो यह जो है ये आपका टाइम पीरियड के लिए हो गया। एक बार इसको ऊपर फिर लिख दे रहे हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट अंडर r अपॉन म्यू जी। तो इतना टाइम पीरियड अगर हो तो फिर आप टेबल पर जो है आराम से खड़े रह सकते हैं, या कोई भी बॉडी जो है वो अस्थिर रह सकता है। ठीक है, इतना टाइम पीरियड तक वो अस्थिर रह सकता है। आई बात समझ में। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता क्या है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है। ठीक है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ, है ना। ये बताओ, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाता है। तो अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए तो क्या होगा, बॉडी फेंका जाएगा। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए तो बॉडी फेंका जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए तो बॉडी फेंका जाएगा। और टाइम पीरियड इससे अगर ज्यादा हो जाए तो बॉडी नहीं फेंकाएगा, टाइम पीरियड में उल्टा चलेगा। टाइम पीरियड इससे कम होगा तो बॉडी फेंकाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो इसका मतलब मोशन स्लो हो गया, स्पीड कम हो गया, है ना। टाइम पीरियड कम का मतलब होता है फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, उल्टा चलता है। आई बात समझ में? यस सर। बात क्लियर हुआ? यस सर। तो इसमें देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या वेलोसिटी होगा, क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा। और यही नहीं,
और भी पूछ सकता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ही बात आपसे कर दे। मान लो कि आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ही बात कर दे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो यहीं से देख लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बताना है। यहाँ पर देखो, जैसे 2 पाई n इक्वल टू कितना था, रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर। इसको स्क्वायरिंग कर दो, कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जी अपॉन आर, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर आर अपॉन जी। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हुआ। हालांकि आप फ्रीक्वेंसी आपके पास है इसलिए ऐसा किया गया, और नहीं तो शुरू में भी आप कर सकते थे। हम लोगों के पास जो इक्वेशन था mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू fr को क्या कर दोगे, म्यू इंटू आर, और r को क्या कर दोगे, mg, mn खत्म। म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन rg। अब क्या दिया हुआ है ये अब आपको देखना, ये आपका काम है। इससे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दिया हुआ है तो फिर हम फ्रीक्वेंसी लेने क्यों जाएंगे, तब फिर इतना बड़ा फॉर्मूले की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर डायरेक्ट v स्क्वायर अपॉन r से निकाल लेंगे, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ये बात समझ गए? यस सर। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। आई बात समझ में? फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा आपके गिरने का चांस कम बनेगा। बात समझे कि नहीं? यस सर। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ये आपका था टाइप कौन सा, टाइप 7 था। अब इसके बाद और अच्छे टाइप के क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में उसमें भी हम फ्रिक्शन से रिलेटेड अच्छे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, ठीक है। मयूर आर के सर, हमारे चैनल इनोवेशन एकेडमी, ठीक है। क्लास कैसा लगा आप बताएंगे, और क्या करना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।